ठीक है, अब हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। आप कुछ डाउट्स हैं? डाउट हमें हर बार की तरह लास्ट में लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा डाउट आपका बस मैं ले लेता हूँ भी। आपने बोला था कि हम अपने जुरिसडिक्शन के कोर्ट में ही क्यों अप्लाई करें। तो दिक्कत क्या होता है, अगर आप दूसरे जुरिसडिक्शन के कोर्ट में आके केस शूट करते हो, ठीक है। आप ही रहते हो, जैसे आप ही रहते हो यूपी में हो, क्राइम कोई हुआ यूपी में, ठीक है। आप जाके केस लड़ते हो एमपी के कोर्ट में। तो एमपी के कोर्ट का जो जज होगा प्रोसीडिंग्स के लिए या किसी भी काम के लिए अगर ऑर्डर देगा तो किसको देगा? एमपी के पुलिस वाले को या यूपी के पुलिस वाले को? यूपी के पुलिस वाले को। तो आपको नहीं लगता कि अगर अगर कोई दूसरी जगह का इंसान दूसरी जगह पे ऑर्डर देगा तो उसको पहले और दूसरी जगह से अप्रूवल भी लेने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी? या आप कैसे किसी के भी घर में आके ऑर्डर दे सकते हो, या अपने घर वालों की ऑर्डर इजीली दे पाओगे? किसी दूसरे के घर में अगर आप जाके ऑर्डर देते हो तो क्या वो इतना ईजी है जितना अपने घर के लोगों को ऑर्डर देना है? फर्क पड़ता है फॉर्मेलिटीज का, अप्रूवल्स का। तो वहाँ पे थोड़े फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती हैं, इस चक्कर में प्रेफरेबल यही रहता है कि आप अपने जुरिसडिक्शन में क्या करो, अप्लाई करो। ताकि अगर आपका केस यूपी का है तो यूपी में सॉल्व होगा, यूपी का केस है तो यूपी में सॉल्व होगा ना, तो यूपी की कोर्ट को अप्लाई करो। हाँ, लेकिन हमें केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर ये पता चलता है कि जो पार्टी है या जो क्रिमिनल जो पार्टी है वो दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गई, हाँ, तो वो केस भी शिफ्ट कर दे जाएगा। तो आपका केस फिर यूपी में नहीं चलता, फिर आपका केस जिस लेट सपोज कि आप लोग क्रिमिनल है वो एमपी भाग गया, तो आपका ना केस एमपी के जज को शिफ्ट भी हो सकता है। तो ऐसे केस में केस शिफ्ट हो जाते हैं, पर प्रेफरेबल ये रहता है जहाँ का केस है आप वहीं पर अपील करो, क्योंकि अगर दूसरे पे अपील करते हो केस एक्सेप्टेड हो भी सकता है, नहीं हो सकता, मेरे को पक्का नहीं पता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर एक्सेप्टेड हो गया तो प्रॉब्लम ये आएगी कि फॉर्मेलिटीज थोड़ी बढ़ जाएंगी, जज को भी ऑर्डर देने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। इधर उधर से अप्रूवल भी लेने पड़ेंगे वहाँ से, इधर से वो एकदम से दूसरे घर में जाके ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। बाउंड्री इसीलिए बनाई जाती हैं। तो बस ये थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और कुछ नहीं। राइट टू एजुकेशन, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। एक ऐसा राइट जिसकी तरफ, हाँ क्या कहूँ मैं, राइट टू एजुकेशन, दिस राइट हैज़ बीन ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। यानी कि ये भी स्टार्टिंग में लिखा ही नहीं गया था, ये भी राइट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब स्टार्टिंग में नहीं लिखा गया था, तब स्टार्टिंग में नहीं लिखा गया था। दोनों होल्ड करना। हेलो, जी बोलिए। हाँ बिल्कुल बोलिए। सॉरी आपको मैं ऐसे तो नहीं है। हाँ हाँ, तो ऐसे तो नहीं है। जो लैपटॉप फॉर्मेट आया था ना, उसमें कहीं एमएस से लिखा नहीं था वहाँ पे, सॉरी से लिख दी थी। अभी मैं आपको भी ऑफिस जाके मैं आपको सेंड करता हूँ। सॉरी, थोड़ा कॉल आ गया था एक ऑफिस में। द राइट हैज़ बीन ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पे 86 अमेंडमेंट हो चुके थे। क्या अब इसको 86 अमेंडमेंट को ज़्यादा कंसिडर मत करना, ये थोड़ी लीगल बात है कि इतने सारे अमेंडमेंट आ भी गए। 86 सब बना ही कब था, 1949 के टाइम पे बना था, और 86 अमेंडमेंट आ गए इतने सालों में। 86 ईयर्स भी नहीं हुए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यानी कहने का मतलब क्या था, ये ओरिजिनली जब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब बाबा साहब ने राइट टू एजुकेशन नहीं डाला था, ये बाद में ये वाला क्लॉज इसके अंदर डाला गया है, ये नया आर्टिकल डाला गया है। बाय दिस एक्ट अ न्यू आर्टिकल 21A हैज बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसे राइट कैसे डाला, एक 21A, 21A सब 21 के बाद इनको डालना था, लेकिन 21 के बाद 22 आ गया था। अभी तो नहीं कि साइड नंबर को शिफ्ट कर दें, तो उन्होंने बीच में इतने आर्टिकल बना दिए 21A करके, ठीक है। विच स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है वो, द स्टेट सेल्फ प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच अ मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। तो वो कह रहा है, एक राइट दिया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को, 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को आप फ्री और कंपल्सरीली एजुकेशन प्रोवाइड कराओगे, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराओगे। अब वो मैनर क्या है, किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे,
वो उनका है, वो खुद डिटरमाइन करे, वो खुद डिसाइड करे। उसको भी डिसाइड करने को लॉ बनाना है तो वो लॉ बना ले बेशक अपनी एजुकेशन के ऊपर। वो यानी जिस तरह से प्रोवाइड करना चाहें वो उनके ऊपर है, लेकिन प्रोवाइड कराना कंपलसरी है, प्रोवाइड कराना कंपलसरी है। आपको सिलेबस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक नहीं लग रही है मेरे को। फिर राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी है यहाँ पे, प्रॉपर्टी का वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या करें, आर्टिकल 31 आ गया अभी है ना, आर्टिकल 31। आप कहते हैं आर्टिकल 31 क्यों नहीं है, आ गया। आप ये भी क्वेरी थी मेरे ख्याल से 31 पे ही थी आपकी क्वेरी, तो आपने शायद वो पढ़ी नहीं पूरी और आपने उससे पहले क्वेश्चन रेज कर लिया। आर्टिकल 31 of the Constitution, Article 31 of the Constitution had earlier empowered the citizens of India to purchase, hold, and dispose of movable as well as immovable property as the fundamental right. However, in keeping with the socialistic philosophy of the Constitution, the right to property was deleted from the list of fundamental rights by 44th Amendment. As this amendment made the right to property a legal, this amendment made the right to property a legal. क्या लिखा हुआ है? हाँ, क्या है पूरे का क्या है? स्टार्टिंग में था सर आर्टिकल 31 नाम की एक चीज़ थी, स्टार्टिंग में एक आर्टिकल 31 नाम की चीज़ थी, ठीक है, जिसके अंदर हमें ये पावर मिली थी, इसके अंदर हमें राइट मिला था सिटीजन्स को कि वो क्या कर सकते हैं, कि वो क्या कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, और उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, डिस्पोज में बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक, अब चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताएगा। मूवेबल मतलब क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव कर सके, हिल सके, लाइक बाइक हो गई, कार हो गई, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल। आपके मोबाइल भी हो गया ऐसे टाइम पे मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल बिल्डिंग, लैंड, है ना, जो हिल नहीं सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टियों को रखना, बेचना, खरीदना, ये सारे क्या थे, फंडामेंटल राइट थे। पहले ये फंडामेंटल राइट थे, मौलिक अधिकार थे, हमारे संवैधानिक अधिकार थे। हाउएवर लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने सोशलिस्टिक फिलोसफी को ध्यान रखा, और जब उन्होंने सोशलिस्टिक फिलोसफी को ध्यान रखा तो उन्होंने देख तो फिर उन्होंने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को ना फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया गया। फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया, कब हटाया, 1978 में। उस टाइम तो 44th अमेंडमेंट ही आ पाए थे, तो 1978 में इसको हटा दिया। तो आज के टाइम पे, आज अगर गूगल करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करोगे, उसमें पार्ट 3 खोल के सारे शेड्यूल चेक करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। आज के टाइम पे आपको 31 नहीं मिलेगा, लेकिन पहले था। हाँ पहले था सर, आर्टिकल 31 नहीं लिखा होगा, आर्टिकल 31 लिखा होगा, आर्टिकल 31 के आगे लिख दिया होगा डिलीटेड या एबोलिस्ट, कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड लिख दिया होगा। फिर सर क्या किया उन्होंने, सर अब हमारे पास कोई राइट है नहीं कि परचेज करने का, राइट तो डिलीट कर देगा, नहीं राइट है हमारे पास। अब ये हमारे पास फंडामेंटल राइट है, अभी हमारा लीगल राइट हो गया। पहले फंडामेंटल राइट था, अब ये लीगल राइट है। और इसके लिए उन्होंने नया एक आर्टिकल इंसर्ट किया जिसका नाम है 300A एक अमेंडमेंट लाया राइट टू प्रॉपर्टी का, जिसको उन्होंने लीगल राइट बना दिया। फंडामेंटल हटा दिया, बस लीगल राइट बना दिया। एक इंपॉर्टेंट वर्ड और आ गया। तो प्रॉपर्टी का मतलब आपको यहाँ पे क्या बताना था, बस प्रॉपर्टी में दो तरह की हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, कौन आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ द स्टेट। आर्बिट्रेरी का मैंने आपको मीनिंग बीच में बताया था, वैसे प्रॉफिट, प्रॉफिट एक तरह से, ऐसे काम से प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, ऐसे कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। देखते हैं इस पैराग्राफ को, मैं को रीड कर लूँ, देखता हूँ आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है नहीं कर। द फंडामेंटल राइट्स secured the fundamental rights secured to the individual are in the nature of limitations or restrictions on the arbitrary actions of the state। ठीक है, एक अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पे, जो पैराग्राफ से ये काम कर वैसे नॉलेज। आर्टिकल 13 to declare that all laws and executive orders in force immediately before commencement of the constitution inconsistent with the fundamental rights are void। ठीक है, है ना, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी। ओके, एक लिमिट लगा दी उन्होंने। This article thus provides for judicial review of all legislation in India। Okay, requirement है review। However, the Constitution has empowered the state to make valid exceptions to the rights on the grounds such as the security of the state, public order, public morality, etc।
क्या लिखा है इसके अंदर? आर्बिट्रेरी एक्शन को और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने बोला कि आर्बिट्रेरी एक्शन का मुझे मतलब समझो कि प्रॉफिट कमाने का, लेकिन मतलब प्रॉफिट कमाने का भी, हाँ प्रॉफिट कमाने की कहो, लेकिन प्रॉफिट भी स्टेट कैसा नहीं कमा सके कि आपका लॉस करे और अपना फायदा करे, उसका आर्बिट्रेरी एक्शन जब स्टेट लेती है ना तो उनका प्रॉफिट कमाने का पर्पज होता है कि अगर किसी एक इंसान का नुकसान हो रहा है तो ज़्यादा लोगों का भला होना चाहिए। हाँ, तो वो कह रहा है इन पर चेक लगा दिया गया, स्टेट के ऐसे एक्शन पर चेक लगा दिया गया। चेक मतलब कंट्रोल, चेक का नया मीनिंग बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। चेक का मतलब कंट्रोल, एक लिमिट लगा दी। कंट्रोल का मतलब लिमिट भी होता है, रिस्ट्रिक्शन भी होता है। तो आर्बिट्रेरी एक्शंस पर स्टेट के उन्होंने एक लिमिट लगा दी। क्या लिमिट लगा दी तो बाद में पढ़ते हैं, पहले स्टोरी समझते हैं। पहले पैराग्राफ में स्टोरी बता रहा है, वो कह रहा है इंडिविजुअल्स को जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए थे, सिक्योर टू इंडिविजुअल मतलब मिले हुए थे उनको, सिक्योर मतलब उनको मिले हुए थे। इंडिविजुअल्स को जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए थे ना, वो उनका नेचर क्या था सर? उन पर लिमिटेशन लगी हुई थी, उन पर लिमिटेशन लगी हुई थी, उन पर स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शंस की लिमिटेशन लगी हुई थी कि हम आप एक का नुकसान करके अगर हमें चार का भलाव करना पड़े तो हम एक का नुकसान कर देंगे, तो ऐसी लिमिटेशन लगी हुई थी। फिर एक आर्टिकल 13(2) आया जिसने कहा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, आर्टिकल 13(2) आया जिसने बोला कि ऑल लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, जितने भी लॉ और जितने भी ऑर्डर इनफोर्स, जो इनफोर्स मतलब क्या, जो अभी भी एप्लीकेबल है, इनफोर्स जो चालू है बेसिकली, इमीडिएटली बिफोर, जो चालू थे बेसिकली, है नहीं थे, जो चालू थे इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले जो चालू थे, कमेंस होने से पहले जो चालू थे। और अब क्या है वो, अब वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट्स। जो पहले जो लॉ बने हुए थे ना, और अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बना है, उससे पहले तो बहुत सारे लॉ बन चुके थे। तो अगर वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है, अगर वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे लॉ क्या हैं, वर्ड है। वो सारे के सारे लॉ क्या हैं, वर्ड है। वो सारे के सारे लॉ क्या हैं, वर्ड है। वर्ड मतलब क्या, नल्लीफाई, आज के टाइम पे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू। वर्ड का मीनिंग आप लिख सकते हो, नो वैल्यू लिख सकते हो, इनवैलिड लिख सकते हो, ठीक है। आज के टाइम पर क्योंकि वैल्यू नहीं है, आज के टाइम पे वो लॉ किसी काम के नहीं है। सर तो मतलब सारे के सारे लॉ खराब हो गए? नहीं नहीं, टू द एक्सटेंट, एक लिमिट लगा दी। वो लॉ केवल उस हद तक खराब है जिस हद तक वो अगेंस्ट में जा रहे हैं। ऐसे एक लॉ के अंदर अगर 50 बात की गई है, लेकिन 50 में से केवल एक ही बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है, तो बस वो एक ही बात वर्ड है, बाकी जो 49 बातें वो सारी एप्लीकेबल रहेंगी, ठीक है। फिर कह रहा है सर ये तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा ना कौन सा बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है नहीं जा रही है, हाँ ये चेक करना पड़ेगा। तो भी कह रहा है दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है, कहता है, प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑल लेजिस्लेशन इन इंडिया, कि जितने भी लेजिस्लेशन, जितने भी लॉ बन चुके हैं उनको एक बार रिव्यू करो, उनको सारे जजेस क्या करें, एक बार रिव्यू करें, उनको चेक करें, और जो जो इनकन्सिस्टेंसी है उन सबको सामने ला के रखें, ठीक है। ये आर्टिकल भी कह के गया है कि सारे सबों का आपको बस एक बार देखना पड़ेगा। However, the Constitution has empowered the state to make valid exceptions to the rights on the grounds such as security of the state, public order and public morality, etc. ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर भी स्टेट को पावर दी है कि आप कुछ एक्सेप्शन लगा सकते हैं, कुछ लिमिटेशन फिर भी लगा सकते हो किसी भी लॉ में, फंडामेंटल राइट्स में भी, अगर आप उनसे पूरे स्टेट की सिक्योरिटी करना चाहते हो, पब्लिक ऑर्डर का बेनिफिट करना चाहते हो, जो गवर्नमेंट निकालते हैं उनके ऑर्डर को फॉलो करना चाहते हो, पब्लिक की मॉरलिटी के लिए अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, तब थोड़ा बहुत एक्सेप्शन निकाल सकते हो। लास्ट वाला पैराग्राफ किसी काम का नहीं है, जुडिशियल रिव्यू तक का काम का था केवल इसमें, यानी आर्टिकल 13(2) ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड, इम्पोज का मीनिंग पता है ना, लगा देना, थोप देना, हिंदी में बेसिकली इसका वर्ड होता है थोप देना, रिस्ट्रिक्शंस थोप देना किसी के ऊपर। तो क्या कह रहा है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। मैंने क्या बोलता है एब्सोल्यूट का मतलब, रिलेटिव का मतलब, एब्सोल्यूट मतलब पूरे के पूरे एप्लीकेबल हो जाए। तो कह रहा है फंडामेंटल राइट्स ना पूरे के पूरे एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, इनमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, इनमें रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज, उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो सकती है बिकॉज ऑफ द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, लोगों के वेलफेयर के लिए। ये तो बोले थे मैंने। फिर क्या कह रहे हैं, द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। देखो लिमिटेशंस पढ़ी थी मैं 21 वाले पैराग्राफ, 21 आर्टिकल के अंदर। अब वो यहाँ पे और ढंग से बोल बता दी है बस थोड़ी बहुत। ये कह रहा है फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, आप वो सस्पेंड कर सकते हो। कब? वही है, कुछ नया नहीं है। जब प्रेसिडेंट क्या कर दे, कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे। और ये इमरजेंसी कब हो सकती है, मैंने आपको एग्जांपल बस एक ही दिया था, दो दिए थे मैंने, एक तो वॉर का दिया था, एक भुखमरी का दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक इन्होंने क्या दिया, वॉर दिया है, एक्सटर्नल एग्रेशन दिया हुआ है, आर्म्ड रिबेलियन से आर्मी के अंदर ही फाइट हो गई है ना, तो वो
सच सस्पेंशन ऑफ राइट्स इज टेम्पररी। और सर ये जो इमरजेंसी जो सिचुएशन होती है, जो राइट्स हमारे सस्पेंड होते हैं वो हमेशा के लिए होते हैं। सस्पेंड का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए। मैंने एग्जांपल भी दिया था, स्कूल से जब सस्पेंड करते हैं तो उसको बोलते हैं थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड करते हैं। हमेशा के लिए जब ये बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। ठीक है, सस्पेंड का मतलब ये होता है टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करते हैं। और जैसे आपकी इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो राइट्स वापस आ जाते हैं, राइट्स आर रिस्टोर्ड। फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल इंटरेस्ट रीजनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स कैन बी इम्पोज। वही कह रहे हैं कि स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, नेशनल की सिक्योरिटी के लिए, यानी कि स्टेट के कुछ लोगों के लिए, पूरी कंट्री के लोगों के लिए अगर आपको उनके वेलफेयर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं तो भी आप लगा सकते हो। पार्लियामेंट हैज द पावर टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स, पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू एंश्योर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। वो कह रहा है सर ये जो चीज़ें फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो है प्रोवाइड फॉलो करवाने का काम, इनमें पुलिस वालों का, आर्म फोर्सेस का, कुछ इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इन लोगों का ना काफ़ी सारा इन्वॉल्वमेंट रहता है, इन लोगों का काफ़ी सारा इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर कहीं लोगों को पावर ही नहीं होगी तो ये कहाँ से ये फंडामेंटल राइट्स लोगों को प्रोवाइड करा पाएंगे। तो कह रहा है पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट का पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेबिलिटी को मॉडिफाई कर सकती है ना। मॉडिफाई कर सकते हैं किसके लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, पुलिस फोर्स के लिए, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली डिस्चार्ज कर सकें, डिस्चार्ज में परफॉर्म कर सकें, ताकि वो अपने काम को प्रॉपरली क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है। तो ऐसे केस में अभी इस केस आपको दूसरे से ही पढ़ा जा सकता है। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स अगर आपके ऐसे हैं जो पुलिस फोर्स को, आर्म फोर्स को, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को अगर काम करने में प्रॉब्लम दे रहे हैं तो पार्लियामेंट के पावर है कि वो पुलिस फोर्स को पावर दे और आपके राइट्स को वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट लगा दें। जैसे एग्जांपल दूँ, एक आपको राइट था कि यू कैन वेंट थ्रू आउट द कंट्री, आप कहीं पे भी जा सकते हो, आप पूरी कंट्री में कहीं भी घूम सकते हो। आप बॉर्डर पर नहीं घूम सकते, आप बॉर्डर पर घूम के देख लो, आर्म फोर्स अलाउ ही नहीं करेंगे। तो क्या कहोगे, आर्म फोर्सेस को जाके आप आर्टिकल की वो भाषा दोगे, आर्टिकल की वो दोगे, मतलब आर्टिकल पढ़ के सुना दो उनको, आर्टिकल 21, ये देखो हमारे आर्टिकल ने हमें ये पावर दी, आप कैसे हमारा फंडामेंटल राइट छीन रहे हो। तो ना ये भी पढ़ के आओ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि कुछ कुछ केसेस में आपके राइट रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं और आर्म फोर्सेस ऐसे केस में आपके राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, सो एज टू एंश्योर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, फिर कुछ लॉ वाले भी पढ़े, तीन लिमिटेशन पढ़े थे, तीनों लॉ यहाँ पे देते हैं, एक्सप्लेन कर दिए। ये कह रहे हैं कुछ लॉज होते हैं, देयर आर सम लॉज व्हिच रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ दीज राइट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। कुछ लॉ हैं जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कुछ राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, इन राइटों को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। अब वो लॉ कौन कौन से, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। इनके एग्जांपल मैंने आपको दे दिए थे। ठीक है, इनके तो एग्जाम मैंने दे दिए थे, बाकियों के एग्जाम्पल की जरूरत है नहीं, बस आपको नाम याद रखने, अगर आपसे पूछ लेता हूँ कौन कौन से लॉ हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आर मेड टू सेवर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन बट दे कर्टेल द यूज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कुछ नहीं लिखा इसका मतलब, कुछ नहीं, छोड़ो उसको। सस्पेंशन में फंडामेंटल राइट्स, सर अभी क्या पढ़ा था, अभी तो सस्पेंशन की कुछ बातें हो रही थी, अभी सस्पेंशन की बात नहीं, वो कुछ और बात थी, यहाँ पे कुछ और ही पैराग्राफ दिया हुआ है। द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन सस्पेंडेड। वो क्या कह रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स जो हमें गारंटी के तौर पर मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, वो भी सस्पेंडेड हो जाते हैं बेचारे, वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। वाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352। ये आर्टिकल याद रखना कि प्रेसिडेंट कभी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। सर डिक्लेयर तो वर्ड लिखा ही नहीं है। प्रोक्ले ये प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन। आर्टिकल 352 पावर देता है प्रेसिडेंट को कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि आपके ना इमरजेंसी जब आप क्या कहते हैं, आपके राइट्स ना सस्पेंड हो सकते हैं अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए प्रेसिडेंट द्वारा अंडर आर्टिकल 352। As soon as the proclamation of such an emergency is made, the legislature is free to make any law, and the executive has the liberty to take any action, even though it restricts the right to freedom of speech, of expression and assembly, association, movement, residence, profession, occupation, कुछ भी। तो वो कह रहे हैं जैसे ही आपकी ये इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो सबों को पावर है, सबों को मतलब जो लेजिस्लेटिव मेंबर हैं, पार्लियामेंट वगैरह के मेंबर हैं, तो उनको पावर है कि अब वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लॉ बना सकते हैं, कोई भी एक्शन ले सकते हैं, बेशक इवन दो बेशक आपके राइट्स डिस्ट्रिक्ट हो जाए। ये तो पहले ही पढ़ा चुका था, पता नहीं क्यों ये लिखा हुआ है, ये तो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बुक में नहीं था फिर भी, वहाँ पर नहीं था फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था।
चलो ठीक है, आपको आर्टिकल 352 नया नंबर मिल गया बस आपको याद करने के लिए। These restrictions remain in effect only as long as the emergency is in operation. सर ये रिस्ट्रिक्शंस क्या हमेशा के लिए लगे रहते हैं? अरे नहीं, जब इमरजेंसी ओवर हो जाएगी तो आपके रिस्ट्रिक्शंस भी खत्म हो जाएंगे। तो भी लिखा हुआ रिस्ट्रिक्शन रिमेन इन इफेक्ट। रिस्ट्रिक्शंस इन इफेक्ट यानी चालू कब तक रहते हैं, रिस्ट्रिक्शन कब तक इफेक्टिव रहते हैं? जब तक इमरजेंसी चल रही है। इमरजेंसी खत्म, रिस्ट्रिक्शंस भी खत्म, वही नीचे लिखा हुआ है। When a proclamation of emergency is in operation, the President may by order declare that the right to move a court or the enforcement of fundamental rights shall remain suspended। वो कह रहे हैं इमरजेंसी के टाइम पे अगर प्रेसिडेंट चाहे तो बाय ऑर्डर एक डिक्लेयर कर सकते हैं कि कोई भी अपने फंडामेंटल राइट की वकालत के लिए हमारे कोर्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका फंडामेंटल राइट है वहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा। इन केस ऑफ सच अ सिचुएशन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट शैल बी पावर्स टू इशू द रिट्स और टू मेक एनी अदर ऑर्डर फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। बस ये ध्यान रख लेना। कैसे केस में, इमरजेंसी के केस में नहीं। इमरजेंसी केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर नहीं आएगी ऑर्डर इशू करने की। किस केस में जाएगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर ऑर्डर इशू करने की? तब जब तब तब जब आपका प्रेसिडेंट ये बोल दे कि फंडामेंटल राइट की वकालत करने के लिए कहीं पे भी नहीं जा सकते। अगर आपके प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोई भी ऑर्डर इशू नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये अच्छा था। ठीक है, ये अच्छा था, ये वाला अच्छा था। फंडामेंटल ड्यूटीज, अब बढ़ आगे ड्यूटीज और राइट्स। ड्यूटी एंड राइट्स का मतलब क्या होता है समझना है आपको? कुछ आइडिया है? सब पावर और ड्यूटी अलग अलग चीज होती है। पावर और ड्यूटी तो, पावर और राइट एक चीज होती है, ड्यूटी अलग चीज होती है। ड्यूटी मतलब क्या होता है? आपकी जिम्मेदारी। ड्यूटी मतलब क्या होता है? आपकी जिम्मेदारी जो आपको करनी है, जो आपको करनी है। और राइट मतलब आपके पास एक पावर है, आपको एक हक मिला है, आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो, लेकिन ड्यूटी मतलब आपको करनी ही पड़ेगी। ड्यूटी मतलब तो आपको करनी ही पड़ेगी। राइट मतलब आपसे आपके पास हक है, आप करना चाहो तो करो, नहीं करना तो मत करो। ड्यूटी में आपको कंपल्सरी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला लिखिए, ड्यूटीज एंड राइट्स गो हैंड इन हैंड। ड्यूटीज एंड राइट्स एक साथ चलते हैं। एक हाथ में अगर आपकी ड्यूटी तो दूसरे हाथ में राइट है। मतलब क्या है? मेरा राइट है स्कूल जाने का, ठीक है, तो सामने वाले का राइट नहीं है, फिर सामने वाले की ड्यूटी होगी कि आपको स्कूल बुलाए, आपको पढ़ाए। अगर आपका राइट पढ़ने का है तो सामने वाले की फिर ड्यूटी है कि आपको पढ़ाए। तो एक बंदे के राइट है तो दूसरे को वहाँ पे क्या हो, करस्पॉन्डिंगली ड्यूटी। अगर आपका राइट है मंदिर जाने का तो मंदिर के चर्च की ड्यूटी है कि वो आपको अलाउ होने दे, वो आपको अलाउ होने दे। ठीक है, तो वो लिखा हुआ है कि देयर कैन बी नो राइट्स इन अ सोसाइटी वेयर देयर नो ड्यूटी। अगर किसी को ड्यूटी नहीं है तो आपकी राइट ही नहीं है। अगर किसी को काम ही नहीं करना तो आप राइट कौन सा यूज करोगे? टीचर, टीचर ही नहीं है पढ़ाने वाले तो आपका राइट क्या कह देगा? नहीं, मेरे को तो पढ़ने का राइट है। अरे टीचर ही नहीं है पढ़ाने के लिए, आप कहाँ से पढ़ोगे? तो कह रहे बिना बिना ड्यूटी के कोई राइट नहीं हो सकता। ड्यूटीज एंड राइट वो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो दे रहा है, ए वी हैव अ राइट टू लाइफ। अगर हमें राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ का मतलब जीने का, राइट टू लाइफ का मतलब दो होते हैं, जीने का और रेस्पेक्टेड लाइफ जीने का। ऐसे नहीं बस आप जी जा रहे हो, लोग आपकी रेस्पेक्ट ही करें। तो अगर हमें लाइफ है, अगर हमें राइट है कि रेस्पेक्टेड वे में जिए, तो ये हमारी ड्यूटी भी है फिर कि हम दूसरों की भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। समझे? ये हमारी राइट नहीं है, ये हमारी इच्छा, हम करें चाहे ना करें ना, ये आपकी ड्यूटी है। समझ में आया? एक हाथ में अगर राइट है, दूसरे हाथ में आपकी क्या ड्यूटी है। अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको इज्जत करनी पड़ेगी। इज्जत चाहिए नहीं चाहिए ये आपके लिए राइट है। आप चाहो, आपको इज्जत नहीं अच्छी लगी तो आप मत लो इज्जत, लेकिन दूसरे की इज्जत करना आपकी ड्यूटी है। ठीक है, एंड नॉट टू इंजर अनदर पर्सन, दूसरे की आपको इंजरी भी नहीं करनी, ये भी आपकी ड्यूटी है, आप दूसरे को चोट नहीं पहुंचाओगे। सिमिलरली द राइट टू फ्रीडम implies that we have to maintain a self restraint and accord similar right to others which we want for ourselves। अब ये वो वाली बात बोल दी जो मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ। मैं आपसे स्टार्टिंग बोलता रहा कुछ भी, तो कुछ भी का मतलब कहता है, कुछ भी मतलब क्या होता है? कुछ भी का मतलब होता है कि अपने आप पे ऐसी लिमिट लगा लो, अपने आप पे ऐसी लिमिट लगा लो कि आप किसी दूसरे के राइट को अफेक्ट ना करो, आप किसी दूसरे को हार्म ना पहुंचाओ। तो सिमिलर द राइट टू फ्रीडम इंप्लाइज दैट वी हैव टू मेंटेन अ सेल्फ रेस्ट्रेंट। हमें अपने ऊपर एक लिमिट लगानी पड़ेगी, ये नहीं कि आप कुछ भी कर लो, नहीं, कुछ भी नहीं कर सकोगे, आपको अपने ऊपर एक लिमिट लगानी पड़ेगी। एंड अकॉर्ड सिमिलर राइट्स टू अदर्स। अब सेम जो राइट्स आपको हैं
आपको सोचना पड़ेगा कि सेम राइट्स अगर जो आपको मिले ना वो सामने वाले को भी मिले हैं। अगर आपको इज्जत पाने का राइट है तो सामने वाले को भी इज्जत पाने का राइट है। समझ में आया? तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। It was in keeping with these ideals in view that fundamental duties were incorporated in the Constitution of India. It was in keeping with these ideals in view that fundamental duties were incorporated. वो कह रहे हैं इन आइडियल्स को, इन विचारों को, इन थॉट्स को दिमाग में रखते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। आपकी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है और यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला फंडामेंटल राइट क्या है, पढ़ते हैं जरा क्या है पहले शॉर्ट में। टू अबाइड, अबाइड मतलब फॉलो करना, ऑबे करना। टू अबाइड बाय, उस किसी लिमिट के अंदर रहना, तो यानी फॉलो ही करना बेसिकली। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, ये हमारी ड्यूटी है। एंड टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करना ये भी हमारी ड्यूटी है। नेशनल एंथम की भी रेस्पेक्ट करनी हमारी ड्यूटी है। जब नेशनल एंथम बजता है ना हम खड़े हो जाते हैं, ये ड्यूटी है बेसिकली हमारी। अभी ड्यूटी क्यों है? क्योंकि हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए हमारी ड्यूटी बनाई गई। टू फॉलो द नोबल आइडियाज, अच्छे लोगों को फॉलो करो, ये भी हमारी ड्यूटी है। ठीक है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, हमारे देश की जो इज्जत है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी इंडिया की, हम इनको भी क्या करें, प्रोटेक्ट करें और उनको अपहोल्ड करें, कायम भी रखें, मेंटेन भी रखें, ये भी हमारी ड्यूटी है। टू डिफेंड द कंट्री, अपनी कंट्री को बचाएं हम। एंड द रेंडर नेशनल सर्विस, और नेशनल सर्विस प्रोवाइड करें, ये भी हमारी ड्यूटी है। टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुडनेस, बैलेंस बना के रखें सोसाइटी में और भाईचारा बनाए रखें, यानी प्यार से रहें, ये भी हमारी ड्यूटी ही है। टू प्रिजर्व द रिच कल्चरल हेरिटेज, जो आपको हेरिटेज में मिलता आ रहा है आप उसको प्रिजर्व करके रखें, ये नहीं आप उसको इग्नोर करते आ रहे हो, नहीं। टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसको भी प्रोटेक्ट रखो, फॉरेस्ट वगैरह, ये नहीं आप अपनी बिल्डिंग बनाए जा रहे हो और एग्रीकल्चर को, अपने मतलब नेचर को डिस्ट्रॉय करते आ रहे हो, ये भी नहीं। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो, साइंटिफिक टेम्पर का नहीं, साइंटिफिक गुस्सा, आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो, ह्यूमनिज्म, आप इंसानियत डेवलप कर सकते हो, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, आपको पूछने का हक है। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं है ना। तो सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, अपनी तो अपनी दूसरों की प्रॉपर्टी भी आप सेफ गार्ड करें, आपकी ड्यूटी है, आपके सामने हो रहा है। एब्जर्व वायलेंस, रोकना, एब्जर्व मतलब क्या, एब्जर्व मतलब क्या, रोकना, अगर आपके सामने वायलेंस हो रहा है तो आप उसको रोको। टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, मेहनत करो अपने आप को एक्सीलेंट बनाने के लिए। ड्यूटी ऑफ द पेरेंट गार्जियन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चाइल्ड 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, पेरेंट्स के ऊपर ड्यूटी डाली है बेसिकली कि आपको अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को तो कम से कम पढ़ाना ही चाहिए, कम से कम इनको तो पढ़ाना ही चाहिए। आई डोंट थिंक जितना हमने ऊपर पढ़ा है उतना ही उन्होंने यहाँ पे लिखा है, कोई भी ज़्यादा चेंज ज़्यादा डिटेल में लिखा ही नहीं उन्होंने। ठीक है, फिर हम रीड ही कर लेते हैं इसको और क्या। काइंड्स ऑफ ड्यूटीज, काइंड्स ऑफ ड्यूटीज, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड, ये तो मैंने भी आपको, अभी हमने पढ़ाई था, ये पहले थे नहीं, एक तो बस थोड़े बहुत आइडियल्स को, कुछ थॉट्स को दिमाग में उन्होंने रखा, फिर उन्होंने ये बाद में ऐड किए। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में पार्ट 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड किए गए हैं। आर्टिकल 51A के अंदर जो ड्यूटीज लिखी हुई हैं, तो आपको ये आर्टिकल नंबर याद रखना है कि उसके अंदर ये 10 क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो बस ये नंबर याद रखने हैं आपको, बेसिक नंबर्स के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नंबर्स पढ़ोगे, नंबर याद करोगे तो नंबर भी मिल जाएंगे। To abide by the constitution and respect its ideals, institutions, national flag and the national anthem, तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं उनकी रेस्पेक्ट करो, नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करो। सर ये बता दो सर, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं उनके कुछ नाम। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, पार्लियामेंट हो गई आपकी, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हो गए, जीएसटी डिपार्टमेंट ले लो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले लो, ठीक है, आप इनकी क्या करो, रेस्पेक्ट करो। सेकंड आपका टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, जो नोबल लोग हैं, नोबल मतलब श्रेष्ठ इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं बहुत, उन लोगों को सराहो, उन लोगों को फॉलो करो जो कि आपको क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, जो कि क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, सॉरी, वैसे इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब ये किन नोबल की बात कर रहा है, ये उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो हमें जो फ्रीडम फाइटर्स हैं ना बेसिकली, तो
तो उन्होंने हमें फ्रीडम दिलाने के लिए जो स्ट्रगल किए थे हमारे नेशन के लिए, नेशनल स्ट्रगल, अगर आप उनसे इंस्पायर होते हो तो ऐसे लोगों की आप क्या करो, चेरिश करो, लोगों को फॉलो करो। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब भी जरूरत पड़े आप नेशनल सर्विसेज दो। अब देखो ये वाला प्रोविजन है, ये प्रोविजन हमारे आर्टिकल में भी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक कंट्री और है, मुझे नहीं पता किस कंट्री का, मुझे नाम याद नहीं आना, एक कंट्री ऐसी मतलब वहाँ पे ना 8 से 21 साल तक के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी की। 8 से 21 से 22 साल तक के बच्चों को पता है आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, ईच एंड एवरी पर्सन को, ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे पंजाबी हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, डेंट मैटर, उन सभी को ना आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। जस्ट इसलिए कि जब कभी इमरजेंसी आ जाए, जब कभी हमें सोल्जर्स की जरूरत पड़ जाए, तो वो सब फाइट कर सकें, वो सब लड़ सकें अपनी कंट्री के लिए। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी है, अगर जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम नेशनल सर्विसेज के लिए आपको बुलाएंगे। एग्जाम्पल अगर हमारी कंट्री में ऐसा एग्जाम्पल है ना, तो कोविड का टाइम देख लो, डॉक्टरों की कितनी जरूरत थी, उन सभी को बुलाया गया, कोई भागा नहीं वहाँ से, उन सभी को बुलाया गया, उनकी हेल्प की जरूरत थी, हमें कॉल्ड अपन, हमें उनकी हेल्प थी, हमने उनसे हेल्प मांगी और उन्होंने पूरे नेशन को, पूरी कंट्री को सर्विस अपनी दी, हेल्प दी। ठीक है। टू प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, ट्रांसेंडिंग में होता है बियॉन्ड, छोड़कर, उसको छोड़ दो, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज को छोड़ दो, इग्नोर कर दो। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, रिनाउंस मतलब ये होता है त्याग देना, ऐसी प्रैक्टिसेस को, ऐसी गंदी आदतों को जो वुमेन की डिग्निटी के खिलाफ हैं, उन सभी को क्या कर दो, रिनाउंस कर दो, त्याग दो, इन चीज़ों को छोड़ो, बस आप प्यार से रहो। ठीक है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो हमें जो कल्चर बेसिकली हमारे एंसेस्टर्स से मिला है, उसको हम क्या करें, उसकी इंपॉर्टेंस को समझें, उसको प्रिजर्व करके रखें। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, कुछ समझाना नहीं है इसमें। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, कुछ नहीं समझाना। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, अभी समझाया था। टू स्टेप टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो आप वहाँ पे क्या करो, एक्सीलेंस के लिए एफर्ट्स करो, एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। ठीक है। सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू द हायर लेवल्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड अचीवमेंट, ताकि आपका जो नेशन है, आपकी जो कंट्री है, वो कॉन्स्टेंटली राइज करता रहे। सर किसी इंसान के आगे बढ़ने से कंट्री कैसे आगे बढ़ेगी? अरे कंट्री का एक परिवार की तरह है, कंट्री के एज अ होल, एक कंट्री को अगर एंटायरली देखा है तो एक फैमिली की तरह ही तो है। अगर फैमिली में सपोज अगर 5 लोग हैं, अब 5 में से अगर कोई एक इंसान भी करोड़ों रुपए कमाता है, मैं पैसों की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अपने हम उस इंसान को ऋषि बोलते हैं, उसकी पूरी फैमिली को ऋषि बोलते हैं। यानी एक इंसान आगे बढ़ा तो हम पूरी फैमिली को आगे बढ़ना बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर एक एक करके पूरी कंट्री को लोग, पूरे सिटीजन अगर आगे बढ़ेंगे, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि हमारी पूरी कंट्री आगे बढ़ रही है, कह सकते हैं ना। हाँ, फिर के वाले पे हो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ आर पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, और एज द केस में बी वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स। अगर पेरेंट हैं तो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर पेरेंट नहीं है, वो किसी और की कस्टडी में रहता है बच्चा, जैसे उसको बोलते हैं वार्ड, अब पेरेंट कभी एक्सपायर हो जाते हैं ना, तो कोई और बच्चों को अडॉप्ट कर लेता है, तो ऐसे लोगों को, वार्ड को, तो ऐसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, बच्चों 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाए। तो आप कहोगे सर ये तो 11th पॉइंट आ गया, हमारा जो ये आर्टिकल था ना, ये 51A, इसमें तो 10 ड्यूटीज बताई थी, तो 11th आ गई। अरे तो बेटे 11th ना बाद में ऐड की गई है, ये बाद में अमेंडमेंट आया था, फिर बाद में वाला क्लॉज के ऐड किया गया था, समझ आया? ये क्लॉज बाद में ऐड किया गया 2002 में। ठीक है, चलो खत्म ही करवा देता हूँ मैं इसको पढ़ा के, क्वेश्चन आंसर बाद में देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो आप भी कुछ थोड़ा सोच सकते हो लॉजिकली, है ना, वीडियो पॉज करके सोच लेना, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, टू मेक द सिटीजन्स अवेयर ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस, यानी सिटीजन्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाना, उनकी जिम्मेदारियाँ, कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपका केवल लेने लेने का हक नहीं है, आपको देने की जिम्मेदारियाँ भी हैं। आपको इज्जत लेने का हक नहीं है, आपको इज्जत देने का भी, आपको इज्जत देने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन है, यानी ऑब्लिगेशन और जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपको उनसे अवेयर कराया जाए। टू वॉर्न देम टू डू एंड नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स, उनको बताना, उनको चेतावनी देना, उनको वॉर्न करना कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बताता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर कंट्री।
पूरी कंट्री के बेनिफिट के लिए एंड फेलो सिटीजन्स एंड देमसेल्व्स, है ना, अपने लिए, पूरी कंट्री के लिए, अपने साथियों के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताता है। टू प्रोटेक्ट एंड अवेकन द पीपल टू देयर कल्चरल हेरिटेज, अभी भी आता है ना हेरिटेज को प्रिजर्व करना, तो क्या हमारे हेरिटेज को बचाओ और थोड़ी जाग जाओ, थोड़ी अवेयर हो जाओ और दूसरों को अवेयर करो कि हमारा हेरिटेज कितना इंपॉर्टेंट है, उसको प्रोटेक्ट करो। टू टेम द अनरूली एलिमेंट्स इन सोसाइटी, टेम मतलब पालतू रहना, जो हमारे सोसाइटी में बहुत बेकार एलिमेंट्स जो हैं, बहुत गंदे मतलब लोग भी हैं, तो इन्हें आप उनको मार दो, उनको लड़ते रहो, उनको टेम करो, उनको यानी फ्रेंड, पालतू मत बनाओ, जानवरों की बात नहीं हो रही है, तो उनको थोड़ा फ्रेंडली बनाने की कोशिश करो, उनको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करो, उनको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अगर कोई ख़राब लोग हैं आपके आसपास, अगर फैमिली के बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो ये थोड़ी हम उसको घर से अलग ही कर दें, हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं ना, तो उनको सुधारने की कोशिश करो। टू स्टैंड देन नेशनल हारमोनी एज दे स्टेट ऑफ पेट्रियोटिज्म, तो कहते हैं सभी लोगों में हारमोनी बनाकर रखो, बैलेंस बनाकर रखो, क्योंकि इससे क्या होता है, देशभक्ति वाली भावनाएं जागृत होती हैं। जब लोग साथ में होंगे तभी वो देश के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर लोग साथ में ही नहीं है, सभी एक दूसरे से लड़ने को तैयार है, तो देश के लिए क्या वो खड़े होंगे? समझ आया? तो वो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा या फिर आपको उसमें संडे या सैटरडे को कराऊँ, देखता हूँ मैं, ठीक है? अगर इजी होंगे तो मैं वीडियो में करा दूंगा, इजी नहीं होंगे तो सैटरडे संडे को, जैसे मैंने पिछली बार डिस्कस किए थे ना आपके साथ, उस तरह से। ठीक है, अभी हम एंड करते हैं यहाँ पे वीडियो को।